हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जो कि आपको सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ मैं कुछ हिडन थिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई नीट का एग्जाम दे रहे, कोई कंपिटिटिव एग्जाम या जेई का मेन या एडवांस दे रहे और आपको प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में, तो मेरे प्रत्येक वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए। आपको डेरिवेशंस की, आपको न्यूमेरिकल की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को देख के ये समझ में आता है बच्चों को कि ये तो केवल बोर्ड में आने लायक है। ये टॉपिक तो केवल थ्योरेटिकल है और वो क्या हो सकता है, केवल बोर्ड में आएगा। इस टॉपिक का नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। इसको हम MCG के नाम से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। तो क्या होता है कि जब बच्चे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नाम सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि सर ये टॉपिक तो आएगा ही सिर्फ बोर्ड में और कहीं पे आ ही नहीं सकता। नहीं, ये बच्चों की गलतफहमी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं जो आपको पता नहीं चलती, आपको दिखाई नहीं देती, बट एक्चुअल में इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। वो क्या चीजें मैं लेके आऊंगा आपके सामने, इस पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। एस्केप मत कीजिएगा। एस्केप आप करेंगे तो आपको धोखा होगा, बाद में आप वो न्यूमेरिकल आएंगे, आप सोल्व नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम में खुद फंसेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कोई भी चीज स्टडी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाला, उसके अंदर साइक्लोट्रॉन की बात की, तो वहां पे बताया साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो यहां पे बताएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऑफकोर्सली इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा। एसी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है इसके बारे में बताता है। मान लिया जी मैं कहता हूं एक बड़ा सा वायर दे दिया, इतना, ये इतना लंबा वायर दे दिया आपको, और वायर देने के बाद मैं क्या कहता हूं कि इस वायर में करंट है या नहीं है, इसको मेजर करो, अगर है तो कितना है। ये काम करेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताएगा कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है, अगर है तो कितना है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर वो तो हम भी बता दे, कैसे? हम उस पर हाथ लगा दे। हाथ लगाओगे तो चिपोगे, ये चेपता नहीं है, ये बता देता अपने अंदर से पास करके। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द presence of current, detect the presence of current in circuit and measure it। ये दोनों काम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के होते हैं। सबसे पहला काम क्या बता, किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, ये भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताएगा। अगर उसके अंदर है तो कितना करंट है, उसको मेजरमेंट का काम है, वो भी यही बताएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम हमेशा लेते हैं वो बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल, एक बात मैं आपको बच्चों बता दूं, जैसे मैंने साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल बताया, और साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल वही सब बातें थी जो आप पहले पढ़ चुके थे। वही इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल को रखा एक्सेलरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कल में घूमेगा। ऐसे ही इसकी बात है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप ऑलरेडी पढ़ चुके, कंप्लीट पढ़ा चुका हूं मैं, यानी कि पूरे 100 में से 80% में ये पढ़ा चुका हूं। और वो क्या था? वो ये टॉपिक था, अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसमें रखूं? मैग्नेटिक फील्ड में। ये टॉपिक इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें आप देख लेना। उसके ऊपर कितना टॉर्क आता है, उसके ऊपर टॉर्क आता है NBA cos थीटा, इतना टॉर्क आता है, ये बात बताई थी। तो एक ऐसी ही रेक्टेंगुलर कॉइल इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज होती है। अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर टॉर्क आता है। यही इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में क्या लिखना है? whenever a rectangular coil is placed in a uniform magnetic field then torque comes out into the play। तो उसके ऊपर क्या आता है? टॉर्क आता है। और वो कितना टॉर्क आता है ये पहले लेक्चर में बता दिया, इतना टॉर्क आता है NBA cos थीटा। तो मतलब इसका प्रिंसिपल, मतलब जो इसकी वर्किंग है वो पहले ही स्टडी कर चुके हैं हम। क्या स्टडी किया था? क्या बताएगा ये बताएगा when a rectangular coil
रेक्टेंगुलर, किसी बच्चों को ये समझ ना रहा है कि रेक्टेंगल क्या होता, तो अपनी एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए फिजिक्स की, वो एक रेक्टेंगल है, दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, वो एक रेक्टेंगल ही है। अगर कोई ऐसी कोयल है जो आपकी एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक है, उसको मैं किस में रखूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। व्हेन ए रेक्टेंगुलर कोयल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन uniform magnetic field, then torque comes into play, on a coil, उस कोयल के ऊपर क्या आएगा, टॉर्क आएगा। और वो कितना टॉर्क आएगा, इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि NBIA cos थीटा के बराबर टॉर्क आता है। तो बेसिक मोटा मोटा तौर पे अगर हम देखें तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या बता, एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस यानी कि उस सर्किट में है या नहीं है ये भी बताएगा, साथ साथ में उसको मेजर भी करेगा। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन ए रेक्टेंगल कोयल, अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर कोयल, अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि रेक्टेंगुलर कोयल कैसी होती है, तो अपनी एनसीईआरटी की बुक देख लीजिए, सेम ऐसी होती है। अगर किसी रेक्टेंगुलर कोयल को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, टॉर्क कम्स इनटू प्ले आता है। और वो टॉर्क कितना आता है वो पहले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी वैल्यू NBIA cos थीटा के बराबर थी बच्चों। तो ये इसका क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। तो क्या होता है इसका प्रिंसिपल, दोनों बातें मैंने बता दी। अब हमारा काम वही नेक्स्ट क्या देखना, कंस्ट्रक्शन, और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्ट के साथ साथ डायग्राम भी बनाना है इसका, डायग्राम और कंस्ट्रक्शन। अच्छा सा लड़कियां बनाती है फूल पत्ती बना के, वैसा ही डायग्राम आप सबको बनाना होगा। डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा ऐसे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल MS पथेरिया के नाम से है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है तो आपका हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिए, ठीक है। देखिए डायग्राम क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है ऐसी, ये सॉफ्ट आयरन कोर होगी ऐसी, ठीक है। इस आयरन कोर के ऊपर क्या किया जाता है, कॉपर वायर को वाउंड किया जाता है ऐसे, ऐसे कॉपर वायर को क्या किया जाता है, वाउंड। ऐसे कॉपर वायर को वाउंड किया, ये ऊपर गया यहां से, ये डायग्राम बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर साफ कर देता हूं ऐसे, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट मैंने इसको वाउंड कर दिया। क्या लिया मैंने लिया एक कॉपर वायर, एक जो हमने क्या लिया, एक आयरन की कोर, यानी कि ये जो लिए सॉफ्ट आयरन कोर है। कैसी है ये, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है बच्चों। ये सॉफ्ट आयरन कोर ली और उसके ऊपर किसका वाउंड कर दिया हमने, कॉपर वायर का, कॉपर वायर, CU से लिखते हैं कॉपर को बच्चों, कॉपर वायर, इसके ऊपर वाउंड कर दिया, ठीक है। ये होता हेयर स्प्रिंग, ऐसा हेयर स्प्रिंग से इसको निकाला और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर एक कॉपर की जो है वायर को हमने इसके वाउंड कर दिया। इसके साथ साथ क्या होता है, ये होता है टॉर्सिन हेड, इसको क्या कहते हैं, टॉर्सिन हेड, ये टॉर्सिन हेड होता है, ये रहा टॉर्सिन हेड। और यहां से इस पूरे सिस्टम को बाहर से सील्ड किया जाता है, एक ऐसी चीज से सील्ड किया जाता है कि ये करंट ना मारे, क्योंकि पूरा काम किसका चल रहा है बच्चों, पूरा काम चल रहा है करंट का। हमें करंट को ही डिटेक्ट करना है, क्योंकि उस सर्किट में करंट है या नहीं है और कितना है उसकी बात करनी है। ये गैल्वेनोमीटर कंप्लीट है, जब इसके अंदर से करंट आएगा तो हमें करंट ना लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इसको सील्ड कर देते हैं एक ऐसी चीज से जिसपे करंट ना लगे। तो ये सील्ड हो गया हमारे पास, ये सील्ड हो गया, ठीक है बच्चों। इसके साथ ये जो वायर होती है फोस्फोब्रोंज की वायर होती है, फोस्फोब्रोंज वायर, तो एक स्पेशल टाइप की वायर का यूज किया गया है। अब बच्चे पूछ सकते हैं मेरे से कि सर फोस्फोब्रोंज वायर को ही क्यों यूज किया, तो मैं उसका भी रीजन बताऊंगा। यहाँ पे सिंपल लोहे की वायर क्यों ना ले लेते, हमारे घर में होती स्टील की ले लेते, हम क्यों ऐसी फोस्फोब्रोंज की वायर ही देखे, ठीक है। इसके बाद ये होती है स्पोर्ट, जिसके ऊपर रखा जाता है, क्या होती है, ये स्पोर्ट होती है बच्चों। ये कंप्लीट डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं। और ये हेयर स्प्रिंग हो गया आपके पास, हेयर स्प्रिंग से गया और यहां से ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट होगा, एक की लगी होगी इसमें, ये बैटरी, और बैटरी के साथ कोई की, और एक टर्मिनल यहां पे होगा जिसको T1 कहेंगे, एक टर्मिनल यहां पे होगा जिसको T2 कहेंगे।
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, और यहां पे क्या होगी बच्चों, की होगी। तो क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉपर वायर को वाउंड कर दिया, फॉस्फोब्रोंज वायर का, और टॉर्सिन हेड इस पूरे को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ये पूरा जो कॉपर वायर है और ये आयरन कोर है, इसको होल्ड कौन करता है, ये टॉर्सिन हेड, इसलिए इसका नाम टॉर्सिन हेड रख दिया हमने ऐसे, ये होल्ड करके रखता है। इसके बाद ये सील्ड बाहर से ताकि हमें करंट ना लगे, फॉस्फोब्रोंज का वायर किया, और यहां पे एक मिरर लगा होता है बच्चों, एक छोटा सा डायग्राम में आपको मिल जाएगा, मिरर लगा होता है। तो ये कंप्लीट क्या था, इसका डायग्राम था बच्चों। डायग्राम में क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में यही सब देना होता है हमें, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। कॉपी पेन लेके बैठो साथ में ताकि आप डायग्राम बनाते रहे, जो लिखवा रहा हूं लिखते रहे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये डायग्राम बना दिया, सबसे पहले लिख दी क्या होता है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल, फिर डायग्राम बना दिया और नीचे वर्किंग लिख दी। कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते या थोड़ी कम लिखने में विश्वास रखते। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको जरूरी नहीं कि 100% पूरी इंग्लिश लिखनी, आपको जैसी भी इंग्लिश आनी। पहली बात तो इसका रट्टा मत मारो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ क्या होती है, जो लिखवा रहा हूं इसका रट्टा मारने लग, नहीं, आपको जैसी टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसी में आप बना दीजिए। आपको बस ये दिखाना है कि ये सब यहां पे है, बस। उसके बाद अगला एग्जामिनर नंबर नहीं आपके कट करेगा। अगर आप ये सब नहीं लिखोगे तो वो 100% कट करेगा। उसको रीजन दे रहे हो, आप उसको रीजन मत दीजिएगा। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉपर जो कि कॉपर वायर इज वाउंड, जिसके ऊपर क्या वाउंड किया हुआ है, कॉपर वायर को वाइंड आउट किया हुआ है। एंड होल सिस्टम कंप्लीट लिख लो, कंप्लीट सिस्टम ऑफ MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आर होल्ड बाय टॉर्सिन हेड। टॉर्सिन हेड के द्वारा कनेक्टेड होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, हेयर वी यूज फॉस्फोब्रोंज वायर, ठीक है। किसका यूज करते हैं हम, फॉस्फोब्रोंज का वायर करते हैं। एंड कंप्लीटली सील्ड सो दैट क्या करेगा, ये करंट ना मारे, इसलिए हम इसको कंप्लीटली क्या करें, सील्ड। इट कंप्लीटली सील्ड बाय प्रोटेक्शन सो दैट इट डज नॉट शो करंट इफेक्ट, ये कोई करंट इफेक्ट शो ना करे। वो लिखो तो आपकी मर्जी, ना लिखो तो ये जरूर लिखना कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, मैंने लिखा, ऑन विच कॉपर वायर इज वाउंड कर रखा है, एंड ए कंप्लीट सिस्टम MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीट सिस्टम आर होल्ड बाय टॉर्सिन हेड, वो दिखा रखा है। इसके पास और क्या क्या होता है, एक फॉस्फोब्रोंज वायर आता है। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, आप या मेरे से पूछ सकते हैं, और आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे फॉस्फोब्रोंज वायर का ही यूज क्यों किया। मैं प्रत्येक चीज का, प्रत्येक बात को आपको मतलब बताऊंगा ताकि बाद में आपको एक्सप्लेन करने में आसानी ना हो। क्यों, एक बार क्या होता है कि आप मान लीजिए पेपर में एग्जाम में बैठ गए, कि ऐसा हो सकता है जो आपने याद किया वो थोड़ा सा एस्केप हो जाए, आपके माइंड से हो जाता है, क्योंकि 10 यूनिट है, एस्केप हो जाए, तो उसके बाद क्या करो। तो मैं इसीलिए कंप्लीट एक एक चीज का मतलब बता रहा हूं। अगर आप पे वहां पे एस्केप हो गया तो उसके बाद भी आप क्या करोगे, उसके बाद भी यहां से देख के डायग्राम में से लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए बेसिक बात क्या है कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है और ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर वाउंड कर दिया, ठीक है बच्चों, यानी कि ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है, इसके ऊपर कॉपर वायर को वाउंड कर दिया। अब क्या करेगा, जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर रखा होगा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, ये नॉर्थ रहा और ये साउथ रहा। इसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर लीजिए। इस शील्ड के अंदर होता है, जो शील्ड है ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, ऐसे, जैसे ये रहा, ऐसे और ऐसे, ये होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा, और मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि कोई ऐसी रेक्टेंगुलर कोयल होती है, ये रही बीच में, इसके ऊपर कॉपर वायर को वाउंड कर दिया, साथ साथ इसको किस में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और जैसे ही मैं इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इसके ऊपर क्या आता है, टॉर्क आता है। यानी कि ये पूरी जो है, ये पूरा रेक्टेंगुलर कोयल था, इससे ये फॉस्फोब्रोंज वायर है जो चौक दिखा रहा, ये वाली ऐसे
ऐसे ये वायर, तो ये वायर इससे कनेक्ट है। अब क्या करेगा कि जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया तो टॉर्क आएगा, टॉर्क के कारण ये रेक्टेंगल को ऐसे घूमेगी, देखो घूम रही है। अब घूमने के कारण ये वायर भी तो घूमेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, ये कोयल ऐसे गई फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे गई फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे गई ऐसे आएगी, ऐसे गई ऐसे, यानी कि बार बार वायर मुड़ेगा, यानी कि ये टर्न होगा वापिस आएगा, टर्न होगा वापिस आएगा। अब आप घर में देखना, जब आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो क्या करते हैं, अगर किसी वायर को तोड़ना हो तो उसको ऐसे करके तोड़ते हैं बार बार में। तो ऐसे करके तोड़ने का मतलब वो ऐसे करके करते रहते, कोई लोहे का वायर है वो 2 मिनट या 1 मिनट के बाद टूट जाता है। अगर मैं इसके अंदर भी तो सेम मैकेनिज्म, क्योंकि वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे प्लेट हो रही है, ऐसे प्लेट हो रही है, ऐसे हो रही है, और ये वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कब, अगर ये लोहे का होता तो, लोहे का होता तो ये वायर टूट जाता, 5 मिनट चलता ये सिस्टम, 10 मिनट चलता, 20 मिनट 1 घंटा चलता, उसके बाद ये ऐसे मुड़ मुड़ के टर्न हो के पूरा टूट जाता। और ये यहां से टूट गया तो ये काम करना बंद, मतलब ये मैक्सिमम 10, 20, 30 या फिर 1 घंटे तक चलता, उसके बाद ये नहीं चलता। तो इसलिए यहां पे हमने किसका यूज किया, एक स्पेशल वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, फोस्फोब्रोंज वायर कहते हैं। अब जो फोस्फोब्रोंज वायर होता है उसकी खास बात होती है कि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। 11th क्लास में आपको पता होगा कि जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है वो जल्दी से नहीं टूटता। हम लोहे को ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे करके तोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए हमने यहां पे लोहे का वायर यूज नहीं किया। पर फोस्फोब्रोंज वायर को आप कितना भी ऐसे करो वो टूटेगा नहीं, तो इसलिए हम फोस्फोब्रोंज का वायर का यूज करते हैं। तो यहां पे कहेंगे तो फोस्फोब्रोंज वायर हैव हाई इलास्टिसिटी, फोस्फोब्रोंज वायर के पास क्या होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, वो हाईली इलास्टिक होता है बच्चों, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फोस्फोब्रोंज वायर का। लोहे का होता तो थोड़ी देर बाद टर्न होता, ऐसे टर्न होता टूट जाता, बट फोस्फोब्रोंज वायर टूटेगा नहीं, इसलिए हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत टाइम तक काम कर सकता है। इसलिए हम यहां पे फोस्फोब्रोंज का वायर का यूज करते हैं, न कि किसका, लोहे के वायर। तो ये थी कंस्ट्रक्शन में फिर एक बार मैं साफ कर रहा हूं, साथ साथ बता देता हूं, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके ऊपर कॉपर वायर को अप्लाई किया जाता है। इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ और साउथ के द्वारा दिया जाता है, 2 मैग्नेट के द्वारा फोस्फोब्रोंज वायर का यूज करते हैं, क्योंकि हाईली इलास्टिक होता है बच्चों, ये इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके पास 2 टर्मिनल T1 T2 और स्पोर्ट होती है, कि ये स्पोर्ट रही, दूसरी स्पोर्ट ये रही, ये दोनों स्पोर्ट हैं इसके पास, ये बता दूं, ये दोनों क्या है, स्पोर्ट। और ये कौन होता है, हेयर स्प्रिंग होता है, हेयर टाइप का स्प्रिंग होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हेयर स्प्रिंग रख दिया हमने, ठीक है बच्चों, ये होता। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, अब बात किसकी करते हैं हम, वर्किंग की। देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी, सबसे बड़ी बात ये, मैंने अभी अभी बताया आपको, वर्किंग हम इसकी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्या थी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ में प्लेस कर दिया, ऊपर फोस्फोब्रोंज वायर है, ये रहा, देखिए कंप्लीट सेटअप ये है, मैं इसको बता दूं, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये फोस्फोब्रोंज वायर, नॉर्थ साउथ, ठीक है बच्चों, मैं इससे ले रहा हूं, हो गया। अब क्या करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर टॉर्क आएगा, टॉर्क के कारण ये कॉइल ऐसे घूमेगी। अब ये टॉर्क के कारण ऐसे घूमगी, इसके घूमने के कारण जो टॉर्क आया वो कितना आएगा, NBI कोस थीटा। ये बात पहले बता चुका हूं मैं लेक्चर में कि किसी कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क आता है, NBI कोस थीटा। तो ये ऐसे टर्न होके तो कितना आ गया, NBI कोस थीटा। इसके बाद क्या करेगा, एक नया टॉर्क आएगा जो वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आएगा, ऐसे। वो नया टॉर्क मेरा हाथ लगा रहा, देखिए पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखते इसके ऊपर टॉर्क आया, और उस टॉर्क की वैल्यू NBI कोस थीटा। अब क्या, एक नया टॉर्क आएगा, ये मेरा हाथ लगा रहा, वो टॉर्क इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आएगा, तो वो हो गया एक नया टॉर्क, मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क। एक तो टॉर्क जो इसको ऐसे कर रहा है, दूसरा वापस इसको टर्न करके ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क, जो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करे तो रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो वही बात यहां पे लागू होगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जो बातें, तो मैं लिखूंगा व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन, रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, आपको पता है रेक्टेंगुलर कॉइल है, व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क कम्स इनटू प्ले। तो उसके ऊपर क्या आता है बच्चों, टॉर्क आता है। जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, टॉर्क आता है। और कितना टॉर्क आता है वो मैंने पहले ही बताया था, टॉर्क आता है वो NBI
आई ए कोस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मिनिमम टॉर्क का कोई काम नहीं है, मिनिमम टॉर्क कितना हो सकता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम टॉर्क। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी ली हमने यहाँ पे इस सॉफ्ट आयरन कोर की, हमें पता है फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया वो भी फिक्स है, करंट हम कितना पास कर रहे हैं वो ये डिटेक्ट करके बताएगा, फिक्स होगा, और ए कितना होगा यहाँ पे एरिया जो कि हमने प्लेट का एरिया लिया है वो भी फिक्स है। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, कोस थीटा। तो इसलिए यहां पे जो नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट ली हैं वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, पहली बात, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, तो कोस थीटा की 1 वैल्यू किस पे होती है, 0 के ऊपर। तो हम क्या कहते हैं, हेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है वो कैसा होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री, इसलिए थीटा यहां पे 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है ये नॉर्थ और साउथ कैसा है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं बताऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा, पर यहां पे थीटा कितना आ गया 0, जहां पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे एंगल कितना होता है 0। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना बन गया, टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू में एन बी आई ए, और कोस 0 कितना होता है 1, तो ये कट जाएगा। तो इक्वेशन नंबर कितनी होगी, फर्स्ट। मतलब मैक्सिमम टॉर्क उसके ऊपर कोयल के ऊपर आया इतना, कैसे बताया, ये थी कोयल, इसके ऊपर टॉर्क आया, इसको ऐसे टर्न कर दिया बिल्कुल कोयल को, ठीक है, और किसके द्वारा हुआ, इतने टॉर्क। अब जो ये कोयल ऐसे हुई है वापस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर भी तो आएगी, और ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आने के लिए एक नया टॉर्क काम करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो मैं साफ कर देता हूं बच्चों, एक नया, तो क्या करेगा, अब हम इससे पहले एक चीज डिस्कस करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी यूज किया था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहां पे एंगल क्या होता है 0। देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर जो कोयल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा। मतलब क्या, देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, और ये जो पूरा कोयल है, इस कोयल का, ये पूरी कोयल है, इसका प्लेन इस तरफ है, यानी कि इस कोयल का प्लेन भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो दोनों में थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये रही, देखिए ये मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये हमारी कोयल होगी, ऊपर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर की तरफ ही कोयल, और यहां पे क्या कर रहे हैं, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और इसके साथ ही कोयल दे दी, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो मतलब प्लेन ऑफ कोयल, कोयल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच जब एंगल 0 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये 2 नंबर की डेफिनेशन अलग से आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड इन विच प्लेन ऑफ द कोयल मेक्स 0 डिग्री एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। जो कोयल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं, इट इज द फील्ड in which plane of coil makes 0 degree angle with मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री का। उस फील्ड को हम कैसा कहते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। अब एंगल कितने का होगा, 0। अब तभी हमने यहां पे cos 0 रखा था और cos 0 की वैल्यू 1, तो टॉर्क हमारे पास NBIA के बराबर हो गया था। तो देखिए इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, और इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे देखिए टॉर्क इज इक्वल टू NBIA, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट थी, ताकि आपको याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एक व्यू बना के दिखा देता हूं आपको, ऐसे ये रहा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ऐसे इसमें से रे जाएंगी, ऐसे ये कौन है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएंगे, ये इसके अंदर से पास हो रही हैं, और यहाँ पे जो
प्लेन होगा कोयल का और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो ये होगा जैसे कि ये पूरा होगा और इसमें से ऐसे रे जा रही हैं, ये रे जा रही हैं, ये ऐसे ऐसे, ये पूरा क्या होगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इन विच प्लेन ऑफ द कोयल मेक्स 0 डिग्री एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कोयल का प्लेन, ये जो कोयल है इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के साथ 0 डिग्री एंगल बनाए। जैसे इसी तरफ तो कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी तरफ प्लेन ऑफ द कोयल है, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और ये उसका डायग्राम होता है। थोड़ा सा और साफ क्लियर बनाना है तो मैं इसको बना देता हूं। ऐसे इसमें से रे पास हुई, ऐसे इसमें से रे पास हुई, ऐसे हो जाएंगी, और यहां पे प्लेन ऑफ द कोयल और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। तो दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, ये डिस्कस कर लिया कि एक रेक्टेंगुलर कोयल थी, जब मैं उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर क्या आता है टॉर्क, और कितना टॉर्क होता है NBIA। तो क्या करेगा, इसके बाद क्या बताया था मैंने, ये ऐसे हो गई थी, अब वापस ओरिजिनल पोर्शन के ऊपर लेके आएगा। तो ओरिजिनल पोर्शन के ऊपर किसके कारण आएगी, रेस्टोरिंग टॉर्क। तो हम लिखेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क brings the coil to its original position, to its original position। तो कौन सा टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आना। इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। उसको हम क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे बच्चों। और उस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, c थीटा के बराबर। उस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होती है, c इंटू थीटा। थीटा c यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सिनल कांस्टेंट, टॉर्सिनल कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। और ये क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर आपको और अच्छे से इसको जानना है कि रेस्टोरिंग टॉर्क कैसे हुआ और यहाँ पे ये ट्विस्टिंग एंगल कैसा हुआ, एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसा हुआ, तो आप एक काम कीजिए, अपना एक जो कॉपी होती है उसका पेज फाड़िए, उस पेज को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए। जब उस पेज को मैंने ऐसे घुमाया तो उसके ऊपर कौन सा टॉर्क आया, NBIA। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट का काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए ये पेज था मेरे पास, इस पेज को मैं क्या करता हूं, देखिए इस पेज को मैं ऐसे घुमा देता हूं, इसके घुमाने के कारण कौन सा आया, ये टॉर्क घुमाया। मैं इसको वापस छोड़ देता हूं, मैं अपने दोनों हाथ छोड़ूंगा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आएगा। और ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर किसके कारण आता है, इस टॉर्क के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं बच्चों। कौन सा टॉर्क कहेंगे इसको, रेस्टोरिंग टॉर्क। और ये हो जाएगा टॉर्सिनल कांस्टेंट, और दिस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। बताया ना, पेज को मोड़ा तो ये टॉर्क आया, जब मैं उसको छोड़ देता हूं तो वापस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आता है तो ये टॉर्क आता है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये साइड दोनों की इक्वल है तो दूसरी भी इक्वल हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहां पे कहेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी को क्या करें, कंपेयर करें। तो देखिए NBIA इज इक्वल टू में C इंटू थीटा, ये होगा। अगर मुझे यहां से I चाहिए तो मैं क्या करूंगा, C इंटू थीटा, और बटे में क्या चला जाएगा, NBA। ठीक है बच्चों, ये आ गया, इतना समझ में आ गया। मैंने I निकाला तो NBA नीचे इंटू में C थीटा। यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आपने बना लिया होगा बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब बात करते हैं I। तो I, ये भी काम नहीं रहा, इसको भी बता दिया, किसके बराबर हो जाएगा, G इंटू थीटा। मैंने क्या कहा कि C/NBA को एक नया कांस्टेंट मान लिया और इसके साथ कौन लिख दिया, थीटा, वो लिख दिया। और यहां पे जो G होगा ये क्या हो जाएगा, G जो होगा ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, C/NBA, ये वैल्यू होगी। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको दोनों टॉर्क याद होने चाहिए कि NBIA, दूसरा C थीटा होता है। दोनों को इक्वेट करके I और थीटा का रिलेशन निकालना है। C/NBA, इस पूरी क्वांटिटी को हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मान लिया, तो C/NBA क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, G इंटू थीटा। अगर मैं यहां से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर होता है, I बाय में थीटा। यही तो बात होगी, I बाय में थीटा। ठीक है।
अगर हमें गैल्वेनोमीटर की कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, देखिए आई करंट है, हमें पता करना है कि उस सर्किट में करंट है, अगर है तो कितना है, यही तो काम था गैल्वेनोमीटर का। काम था क्या था? डिटेक्ट करना करंट को और फिर उसको मेजर करना। तो आई तो पता करना है। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इनसे पता करेंगे। टॉर्शनल कांस्टेंट दिया होगा, उसमें नंबर ऑफ टर्न से कितनी दी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना दिया और कौन से वाला, रेडियल, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी दिया मिलेगा। तो ये कांस्टेंट भी पता चल गया। अब बात आती है थीटा कहां से पता चले हमें। सबसे पहले बात आती है थीटा कहां से। तो देखिए थीटा किससे पता चलता है? बाय लैंप एंड ब्रश अरेंजमेंट। लैंप ब्रश स्केल अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट होती है। इस अरेंजमेंट के द्वारा हमें क्या मिलता है? थीटा मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? थीटा। थीटा जो नोन किया जाता है लैंप एंड ब्रश स्केल अरेंजमेंट से पता किया जाता है। क्या होता है मैं बता देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देना, जी तो कांस्टेंट है पता होगा, आई डिटेक्ट करना, और थीटा इज नोन बाय लैंप एंड ब्रश स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है मैं उसका थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कैसा होता है? देखिए वो ऐसा होता है कि मान लिया जाए, ठीक है, ये होगा, यहां पे एक मिरर लगा होता है। लैंप एंड ब्रश स्केल अरेंजमेंट ऐसी होती है, यहां पे मिरर होता है, ठीक है, और यहां से रे ऑफ लाइट निकलेगी, ये निकली रे ऑफ लाइट, और यहां पे एक मीटर लगा होता है ऐसे, ऐसे ऐसे मीटर होता है। मान लिया जाए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ऐसा होता है। सबसे पहले क्या होगा कि हमने सबसे पहले इसमें से करंट पास किया। ये जो पूरा आपको दिखाया था ना, एक T1 कनेक्शन था, एक T2 कनेक्शन था, बीच में की थी, वो सब आपको दिखाया गया था वहां पे। तो उससे रे ऑफ लाइट चली, ये करंट चला, करंट की बीम चली, इससे टकरा के मान लिया जाए यहां पे आके रुकी, इससे टकराएगी, यहां पे आ गई, तो मतलब एक एंगल होगा 30 डिग्री। इसके बाद क्या करते हैं हम उसको ऑफ कर देते हैं, जो करंट हमने इसके अंदर से पास किया था उसको ऑफ कर दिया। ऑफ करते ही किस पे आ गई? यहां पे आ गई, मान लिया 18 पे आ गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 30 माइनस 18, 12 डिग्री। तो इससे हमें थीटा का पता चल जाएगा। क्या बताया? ये लैंप एंड ब्रश स्केल अरेंजमेंट होती है। इसमें से ये एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट में से करंट निकलता है, लाइट होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है, इलेक्ट्रॉन को ही करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी, मिरर है, इससे टकरा के इस तरफ होगी। पहले कब? जब हमने वहां पे जो गैल्वेनोमीटर में की दिखाई थी उसको ऑन किया, फिर हम क्या करते थे उस की को ऑफ करते, यहां पे डिफ्लेक्शन आता, और ऑन करते तो यहां पे दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, मान लिया 18 और 30, 12 आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा? 12। इसको हम क्या कहते हैं? लैंप एंड ब्रश स्केल अरेंजमेंट। तो इसका आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये पता करना होता है कि कैसे आपको इसका ये होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, I इज इक्वल टू में जी इंटू थीटा। तो ये हमारा यहां तक क्या था? गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करके उसको मेजर करता कितना होता है। प्रिंसिपल उसका बेस्ड, अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उसके ऊपर क्या आता है? टॉर्क आता है। उस पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने बताई थी, पहले उसके ऊपर ऐसे थी, टॉर्क आया, उस टॉर्क को वापस ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आने के लिए दूसरा टॉर्क आएगा जिसको सी थीटा कहते हैं। दोनों को इक्वेट किया तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आ गया, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा सीरियस होके, फोकस होके समझना, क्योंकि यहां पे कंपिटिटिव के लिए हिडन क्वेश्चन आते। ये पूरा टॉपिक आ जाएगा, आप कर दोगे कोई मतलब नहीं है, बट यहां पे कुछ हिडन क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिए क्या होंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से, ये हमारे पास काम का होगा और इसको हम देखेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, MS पथेरिया मेरे चैनल का नाम है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। MCG से लिख देते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी लिखा जाता है, व्हाट इज MCG, या डिफाइन MCG, एक्सप्लेन MCG, डिफाइन द वर्किंग डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ MCG, 5 नंबर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही होता है बच्चों। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या कहते हैं? देखिए कोई चीज सेंसिटिव है, इसका कैसे कहते हैं? अगर हम देख, कोई बच्चा बैठा हुआ है, मैं उसको एक बार डांट दूं थोड़ा सा, वो तभी रोना स्टार्ट कर दे, तो उसको ये नहीं कहते थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसको कुछ भी कह दो हो जाता है। एक होता है डीठ, जिसको कुछ कह लो, कुछ भी कह लो, उसको कोई फर्क नहीं, वो कहता है कब कहेगा इस कान में से सुनी, इसमें से निकाल दी, हमें कोई फर्क नहीं है भाई, वो सेंसिटिव होगा ही नहीं। और एक ऐसा होता है जिसको थोड़ी सी कहे, आंसू टपके, गंगा जमुना बहनी स्टार्ट हो जाती, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। तो उसी प्रकार अगर गैल्वेनोमीटर में से मैं थोड़ा सा भी करंट, यानी कि 0.001 एम्पियर करंट, मतलब कितना?
0.001 एम्पियर इतना करंट भी पास कर दूं तब भी वो डिफ्लेक्शन दे, तब भी वो ये बता दे कि सर्किट में करंट है। मतलब क्या, एक वायर लिया, जैसे कि ये वायर है, इसमें से मैंने इतना करंट पास कर दिया और अब हमें पता करना इसमें करंट है नहीं, तो हम किसको लेके आएंगे, भाई आजा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को उठा लाओ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट करते ही इतना करंट भी दिखा दे तो वो सेंसिटिव। और एक मैं करूं, मैं एक वायर लेके उसमें से 10 एम्पियर करंट पास कर दूं और फिर उसको कहते लो बुला लो भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बुला के लेके आओ, वो आया भाई करना डिटेक्ट कितना है, उसको भी वो डिटेक्ट ना करे तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंसिटिव थोड़ी ना कहेंगे। सेंसिटिव तो उसको कहेंगे जो कम से कम करंट को मेजर भी कर सके। तो वही बात लिखेंगे, तो क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी। ए गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव इज सेंसिटिव, ए गैल्वेनोमीटर said to be sensitive, said to be a sensitive if it measure or detect, या तो मेजर कर सके और डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल की जगह और भी लिख दो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर वो स्मॉल से स्मॉल अमाउंट करंट को भी डिटेक्ट कर सके तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगर वो ना कर सके कम अमाउंट को तो उसको सेंसिटिव नहीं कहेंगे। मैं उस गैल्वेनोमीटर में से 20 एम्पियर करंट पास कर रहा हूं, उसके बाद भी ये नहीं बता पाता कि उसमें करंट है या नहीं, वो सेंसिटिव नहीं हुआ। जब मैं उसके अंदर से कम पास करूं तब भी बता दे, तब उसको हम क्या कहते हैं, सेंसिटिव कहते हैं। अब सेंसिटिविटी ये आप याद रखना बच्चों, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, कभी आप इसके साथ मत समझ लेना, जी थीटा, बस ये मैं साइड में लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है करंट सेंसिटिविटी और सेकंड होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये दो सेंसिटिविटी हैं, दो टाइप की करंट सेंसिटिविटी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी को हम CS से भी लिखते हैं, ऐसे CS करंट सेंसिटिविटी। इसको कैसे लिखते हैं, VS वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऐसे लिख देते हैं। देखिए हमने अभी डायग्राम का एक चित्र आपको बना के दिखाया। अगर उस डायग्राम में से 1 एम्पियर करंट पास कर दूं तब वो जो डिफ्लेक्शन शो करेगा उसको हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या बताया, गैल्वेनोमीटर में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया जब आपकी लैब में, तो वहां पे जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें एक सुई होती है। कैसी सुई होती है कि जिन्होंने नहीं देखा, जो नए बच्चे मैं बता देता हूं, जिन्होंने नहीं देखा, आपके मोटरसाइकिल जो होता है, बाइक होती है, उसके ऊपर स्पीडोमीटर होता है। जैसे आप रेस देते हो, मोटरसाइकिल चलता है पहले 10 मीटर, फिर 20 मीटर पर सेकंड, 30, बिल्कुल ऐसे ही टाइप की सुई होती है एक, जो होती है वो किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर में। अगर उसको 1 एम्पियर करंट दोगे तो 1 एम्पियर पे आ जाएगी, 2 दिया तो 2 पे, 3 दिया तो 3 पे, ऐसे। उसी के साथ साथ वोल्टमीटर भी होता है, अगर उसको 1 वोल्ट दोगे तो 1 पे, 10 दोगे तो 10 पे, ऐसे ही। तो इसी प्रकार करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर मैं 1 एम्पियर करंट पास करूं किसके अंदर से, गैल्वेनोमीटर में से, तब जो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर, उसको हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, इस बात को मैं करंट सेंसिटिविटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज डिफाइन एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय गैल्वेनोमीटर। क्या प्रोड्यूस किया, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय गैल्वेनोमीटर when 1 एम्पियर करंट is passed through गैल्वेनोमीटर। देखिए क्या बोला, अगर मैं 1 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में से पास कर दूं तब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है गैल्वेनोमीटर में, उसको हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। मैंने बताया गैल्वेनोमीटर एक जो आपकी बाइक होता है, उसके ऊपर जो स्पीडोमीटर लगा तो जो आपको स्पीड बताता है वैसा ही होता है, सेम एज इट इज होता है। तो उसके अंदर 1 एम्पियर करंट पास करने से जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो इनवर्सली होती है किसके, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होती है, करंट सेंसिटिविटी। अभी आपको बताया था कि G की वैल्यू तो C/NBA ये होता, निकाला था पीछे G की वैल्यू C/NBA, तो G की वैल्यू पुट करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी 1/C और NBA चला जाएगा ऊपर, NBA ये आ गया करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी कितनी आई, NBA/C।
I इज इक्वल टू में जी थीटा, और इसका क्या होता है, उल्टा होता है, 1/g होता है। तो g की वैल्यू कितनी आई थी, c बाय में NBA। तो NBA c नीचे और NBA ऊपर। इसके साथ साथ देखिए अगर मैं यहां से g की वैल्यू निकालूं तो क्या होता है, I बाय में थीटा। ये भी तो एक करंट सेंसिटिविटी है, I बाय में थीटा। तो करंट सेंसिटिविटी के दो फॉर्मूले, एक तो NBA बाय C, दूसरा I बाय थीटा। तो दो फॉर्मूले हो गए किसके, करंट सेंसिटिविटी के। और क्या होती है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर में से 1 एम्पीयर करंट पास करूं तो जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। इसके अपोजिट सेम डेफिनेशन वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब, अगर 1 एम्पीयर की जगह 1 वोल्टेज इसमें से पास करूं, गैल्वेनोमीटर में से 1 एम्पीयर की जगह कितनी, 1 वोल्ट, तब उसके अंदर जो सेंसिटिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दूसरी सेंसिटिविटी हम देखेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो क्या होगी देखिए, पहली तो मैंने बता दी, अब दूसरी की बात करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, इज डिफाइन एज डिफ्लेक्शन produced in galvanometer when 1 volt is applied at two terminal of galvanometer। आपके घर में जब आप कोई बल्ब जला रहे हो, कोई लाइट का बल्ब लेके उसको जला रहे हो, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव डालते हो ना, दो स्विच में डालते हो, आपके फोन का चार्ज उसके पास भी, तो ऐसे ही गैल्वेनोमीटर के भी दो टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनल के बीच अगर 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करूं, जितना डिफ्लेक्शन देगी उसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी कि 1 वोल्ट गैल्वेनोमीटर में से पास की वोल्टेज, जब जो डिफ्लेक्शन हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो इनवर्सली होती है 1/g इंटू आर। ये R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 1 वोल्ट अगर हम पास करें किसके अंदर से, गैल्वेनोमीटर में, जब जो डिफ्लेक्शन होगा उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी होता क्या, 1/gr। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो 1/g की वैल्यू कितनी होती है, c बाय में NBA, और इसके साथ नीचे कौन बचा, r। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी, NBA बाय में c इंटू r। ये हो जाएगा। अब मेरे पास अलग अलग फॉर्मूले आए, g की वैल्यू 1/i बाय थीटा भी है, तो I बाय में थीटा इंटू आर। देखिए 1/g इंटू आर, जी की वैल्यू कितनी होगी, I बाय, उल्टा कर दिया मैंने, देखिए g नीचे तो I और ऊपर थीटा इंटू आर, ये फॉर्मूला। वहां पे भी I और थीटा ऊपर जाता है ना बच्चों, वहां से मेरे से अगर ध्यान नहीं रहा, गलती होगी तो आप कर लेना, I नीचे थीटा ऊपर, क्योंकि 1/g लिया था ना, तो ऐसे जैसे कि करंट सेंसिटिविटी कितना लिया था, 1/g रखेंगे तो I नीचे और थीटा ऊपर जाता है, इसी प्रकार इसमें थीटा ऊपर I इंटू आर, ये हो जाएगा। तो ये क्या थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। इससे पहले वाली कौन सी बताई मैंने, करंट सेंसिटिविटी बताई बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना। अब देखिए इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको क्या क्या बातें पता करनी या आनी चाहिए। अब आपको बोलते हैं कि सर ये तो थ्योरी पार्ट था, ये इतना ही आना था, पर इसमें कुछ बातें होती है बेसिक जो जरूरत पड़ती है, और क्या होती है मैं बताता हूं अब आपको। सबसे पहले देखिए गैल्वेनोमीटर, इसकी वैल्यू c बाय में NBA। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी निकाली थी पहले, करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, NBA बाय में C, और G को हम थीटा बाय में I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू NBA, सेम फार्मूला इसके, बस इसके साथ कौन आ जाएगा, R। ये भी सेम फार्मूला, बस नीचे कौन आ जाएगा, R, ठीक है। देखिए I इंटू आर क्या बनता है, वोल्टेज। वोल्टेज का फार्मूला है, किसने बताया था, ओम्स लॉ ने। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का एक फार्मूला और आ गया, थीटा बाय V के बराबर। ये भी वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, देखिए इफ वी इंक्रीज, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, इफ वी इंक्रीज या इफ वी इंक्रीज और डबल कर दी, डबल द नंबर ऑफ टर्न्स then number of turns of galvanometer
of galvanometer, then find out effect of voltage sensitivity and current sensitivity। ठीक है बच्चों, क्या कहा इस क्वेश्चन ने, हमें क्या कहा बच्चों, इस क्वेश्चन ने ये कहा अगर मैं इंक्रीज कर दूं और डबल कर दूं, आप एक बात के लिए समझ ले, डबल कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो हमने गैल्वेनोमीटर लिया था उसकी नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। ऐसा क्वेश्चन आपसे नीट में भी पूछा जा चुका है, नीट में, और इसका ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है और पीसीबी बोर्ड में भी आ चुका है, एचपीएससी में भी आ चुका है और कहीं के एंट्रेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब आप एंट्रेंस देने जाते हो ना, एमएससी वगैरह के एंट्रेंस या और हायर फिजिक्स के, तो वहां पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी में, वीएस में पूछा जाता है, एग्रीकल्चर का, बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे पूछे जाते हैं बच्चों। अब देखिए कैसे होगा। अब मान लिया जाए नंबर ऑफ टर्न्स को मैं डबल कर रहा हूं, यानी कि पहले नंबर ऑफ टर्न्स n थी, यानी कि पहला केस उठाया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n। अब सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स n है, अब नंबर ऑफ टर्न्स n है तो करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी, NBI बाई में A होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी होगी, अब नहीं, वो होगी 2n। पहले n थी और उसको क्या कर दिया डबल, तो 2n होगी बच्चों। अब 2n होगी तो आप कहोगे सर 2n होगी तो कोई बात नहीं, करंट सेंसिटिविटी में यहाँ पे n की जगह हम कितना पुट करते, 2n। क्यों, क्योंकि पहले n थी तो n रखा, अब 2n होगी तो यहाँ पे 2NBI/A, ये बात होगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपके पास आ गई, आपने अच्छा किया। करंट सेंसिटिविटी मतलब देखिए NBI/A, ये करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट, ये करंट सेंसिटिविटी सेकंड, क्योंकि पहले केस में नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट थी तो ये करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट। जब नंबर ऑफ टर्न्स 2n होगी, डबल होगी, तो नई करंट सेंसिटिविटी आई, उसकी वैल्यू ये होगी। अब NBI/A करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट है, यहां पे पुट कर दूं, यानी कि CS2 इज इक्वल टू 2 इंटू CS1। CS का मतलब करंट सेंसिटिविटी, यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रही, तब वो क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, मतलब करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है। पहले का आंसर क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी गेटिंग डबल इफ वी डबल द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करता हूं तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है। ये बात आपकी जायज है, आपने अच्छा किया। क्या ऐसा वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ होगा बच्चों, देख के बताना। बच्चे क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, एक्साइटमेंट आएगा, इसको साफ करेंगे, ये रफ में कर दिया, जल्दी से कौन सा फार्मूला उठाएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी का उठा लो। पहली वोल्टेज सेंसिटिविटी N और BA/C/R। भाई पहले में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, n नंबर ऑफ टर्न्स थी, रख दी इतनी आगे। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी दूसरी, जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल होगी, यानी कि n की जगह भी इतना 2n BA/C/R कहेंगे, इसकी वैल्यू करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट थी और ये होगी 2 टाइम, मतलब कितनी होगी, डबल। जल्दी से वहां पे आंसर मिलेगा आपको, आंसर ऐसे मिला रहेगा वोल्टेज सेंसिटिविटी का। पहला ऑप्शन मिलेगा सेम, दूसरा ऑप्शन मिलेगा डबल, तीसरा ऑप्शन मिलेगा ट्रिपल और चौथा ऑप्शन मिलेगा नन। ऐसे बच्चे क्या कहेंगे, डबल पे लगा दो, करंट सेंसिटिविटी भी डबल और वोल्टेज सेंसिटिविटी। बट गलत है बच्चों, ये प्योर गलत है। क्यों, जैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया, यहां पे नीचे रेजिस्टेंस भी है। अगर मैं बात करूं, इतना वायर है, ये 1 टर्न्स है वायर की, इसका रेजिस्टेंस R है। अगर मैं 1 टर्न्स और लगा दूं वायर के, तो इसका भी तो R हुआ, R प्लस R मिलके कितना रेजिस्टेंस हुआ, 2R। मतलब जब पहले नंबर ऑफ टर्न्स n थी तो इसके पास रेजिस्टेंस कितना था, R था। जब नंबर ऑफ टर्न्स 2n होगी तो इसके पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2R हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल मतलब 2 से 2 कैंसिल, यहां पे कितना होगा, NBA/C/R, जो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड। अब NBA/CR मतलब इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहेगी, आंसर आएगा सेम वाला। क्या बताया मैंने बताया, देखिए मैं बता देता हूं दोबारा से, क्या बताया, देखिए NBA/C/R। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हमें पता है, हम बाहर से लगाएंगे, न्यूमेरिकल में दिया मिलेगा। उस कोयल का एरिया कितना, ये भी पता है। ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो पता ही होती है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड की, N/R।
अगर मैं बात करूं करंट सेंसिटिविटी की, तो करंट सेंसिटिविटी में देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता होगा, सी हमें पता होगा। यहां पे करंट सेंसिटिविटी केवल डिपेंड करती है किस पे, एन पे। अगर एन डबल होगा तो करंट सेंसिटिविटी डबल, अगर एन यहां पे ट्रिपल हो जाता तो करंट सेंसिटिविटी ट्रिपल। इसमें कोई दिक्कत नहीं करंट सेंसिटिविटी में। दिक्कत किस में है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसके नीचे आर है। बच्चे इसको देखते नहीं, एस्केप कर देते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स एन लूं तो रेजिस्टेंस भी आर रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दूं तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2r। क्यों? क्योंकि अगर इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस r है और नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना मतलब लेंथ को डबल करना, और लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी 2r हो जाएगा, तो 2r। अब देखो यहां पे रखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, n की वैल्यू 2n, r की वैल्यू 2r, वही कितना आ गया n/r। तो क्या रहेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी से। तो इसका मतलब अगर मैं इंक्रीज करता हूं किसको, टर्न्स को, या डबल करता हूं तो उसकी करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बच्चों ये बात याद रखना। तो ये दोनों जो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको आपको समझाया बच्चों। तो इसके बाद हम तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, एक और न्यूमेरिकल जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जनरली पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें भी ट्रिक्स का यूज होना, जो मैंने पहले बात की थी, आपको बस सोचना है। इन पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लेगा कि फोस्फोब्रोंज वायर का क्यों, क्योंकि उसकी हाईली इलास्टिक होता, जल्दी से टूटे नहींगा, वो बातें बता दी। जो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया है और बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं एक अलग से सीरीज और डालूंगा जो सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, नीट के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो अलग से सीरीज चलेगा। ये अलग न्यूमेरिकल पार्ट है जो इसके अंदर आते हैं। देखिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज फ्लोइंग पैरामीटर, कि यानी कि क्वेश्चन वाला बोल रहा है इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स n 24 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻³ मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। पहले ही बता चुका, अगर एक वर्ड से दिखाओ तो बड़ा टी और पूरा लिखो तो छोटे टी से। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 14 ओम, ठीक है। हाउ सिंपली वी इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 25%। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, क्या कहता है, ये बोलता है कि ये सब पैरामीटर गिवन है जो कि पहले से दिया हुआ है। हम क्या ऐसा करें, सिंपली, कोई हमें कॉम्प्लेक्स मेथड यूज नहीं किया, सिंपली हम करंट सेंसिटिविटी को 25% से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात के लिए आपको करंट सेंसिटिविटी डायरेक्ट बोल रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा MBA/C, ये हो जाएगा। इसके बाद आप बात देखिए, अब कहेंगे सर ठीक है हम कर देते हैं सोल्व के 25% से करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, तो हमें कैसे करेंगे, यही बात है। यानी कि इसको इंक्रीज करने के लिए हमें इन पैरामीटर पे डिपेंड करना पड़ेगा, यानी कि करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना तो इनमें से कोई पैरामीटर इंक्रीज होगा। अभी बात बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.2 टेस्ला, चेंज नहीं कर सकते, गिवन दे रखा, अगले ने बोल रखा कि इतना ही लेना, इसको ना बढ़ाना ना घटाना। देखिए करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, या तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाऊं, या मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं, या एरिया को बढ़ाऊं। इसको बढ़ा नहीं सकते, कांस्टेंट है, टॉर्सिनल कांस्टेंट है, पहले ही क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उसका गिवन है 0.2 टेस्ला है, हमें इसको चेंज नहीं करना, तो मतलब बी भी कांस्टेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, ये होगा। अब बात आती है नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी आती है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो डिपेंड किसके ऊपर करी, एन के ऊपर। अगर मुझे इसको इंक्रीज करना तो एन को भी क्या कर दूं, इंक्रीज। अगर मैं एन को 25% से इंक्रीज कर दूं तो करंट सेंसिटिविटी भी 25% से इंक्रीज हो जाएगी। क्या बताया, अगर मैं इस एन को 25% से इंक्रीज करूं तो करंट सेंसिटिविटी भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 25%। अब बात कीजिए, इसमें पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, 24। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 24, देखिए n पहले थी, पहली, अब हमने n2 निकालने, n2 निकालने के लिए हमें इसमें कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 25%। तो निकाल लीजिए 24 का 25% बाय में 100, ऐसे ही तो निकालते हैं, आप अपनी परसेंटेज नहीं निकालते, परसेंटेज ही तो ऐसी है। अगर मैं कहूं आपके 100 नंबर आए, उस 100 का 25% बताइए, तो कैसे झट से बता दो कि सर 25 हो गए। तो उसी प्रकार 24 का जब 25% निकालना तो ऐसे करते, 24 गुना में जितना परसेंट निकालना, 10%, 20%, 25, हमें निकालना 25 बाय में 100, कैंसिल हो गए, कितना, 4 6 24। यानी कि अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स को कितने से और इंक्रीज करना है, 6 से। तो मतलब n2 कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब करंट सेंसिटिविटी पहले कितनी थी, 24। अब सीधा फार्मूले में पुट करना आपको, 24 टाइम्स थी, देखिए
देखिए ये करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट एन बी ए बाय में सी। अब करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी सेकंड, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बढ़ गई, ये N1 था तो N2 बी ए बाय में सी। क्यों, बाकी पैरामीटर तो कांस्टेंट रहने, चेंज तो कौन होना था, ये बी ए और सी तो दोनों के लिए कांस्टेंट थे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या बात करते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट बाय में करंट सेंसिटिविटी सेकंड हो गया इतना। इसके बाद क्या कर लिया हमने N1 बी ए, मतलब N1 की वैल्यू कितनी थी 24 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय में बी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया बाय में सी होगा। इसके बदले में N2 6 बढ़ा के कितनी हो गई थी बच्चों 30 बी इंटू ए बाय सी। देखिए सी इससे ये सब कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 24 6 चौक 24 6 पंजे 30। तो करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट बाय करंट सेंसिटिविटी सेकंड 4 बाय में 5, ये आ गए दोनों का रेशो। सिर्फ दोनों का रेशो बता दिया और हमें पहले ही बताना था कि हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स बाय 25% देन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज सिंपली बाय 25%। सिर्फ इसको जवाब चाहिए कि कैसे हमने इंक्रीज किया, हम यही जवाब देंगे एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स बाय 25% then current sensitivity also increase by 25% because current sensitivity is depend upon number of turns के ऊपर। ये बात थी, ठीक है बच्चों, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना था। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, मुश्किल बात नहीं थी, पहले बता चुका हूं दूसरा पार्ट। अब क्या कह रहा है, इफ, ये बोला इफ आर का मतलब रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज टू 21 ओम द वोल्टेज सेंसिटिविटी मॉडिफाइड मीटर। क्या कह रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं कि इस कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना कर दूं 21 ओम, इंक्रीज टू, यहां पे इंक्रीज बाय लिखा होता तो उसमें ऐड करते, और इंक्रीज टू मतलब हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया 21 ओम कर दिया। कितना कर दिया बच्चों 21 ओम। द वोल्टेज सेंसिटिविटी मॉडिफाइड मीटर इज ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं वोल्टेज सेंसिटिविटी, अभी बताया था एन बी ए बाय में सी इंटू आर। अब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और सी तो तीनों कांस्टेंट है, ये पहले वाले क्वेश्चन में बताया। ये डिपेंड किसके ऊपर करती है एन बाय आर, इसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बाय आर के ऊपर डिपेंड करती है। इससे पहले एन की वैल्यू कितनी थी 24 और आर की वैल्यू कितनी थी 17, इतनी ही थी। पहले वाला मीटर जो फर्स्ट था उसके पास नंबर ऑफ टर्न 24, रेजिस्टेंस कितना था उसका 17। ठीक है, अब हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड निकालेंगे तो वह भी एन बी आर होगा, यहां पे 24 रहेगी और आर कितना बढ़ा दिया 21 बढ़ा दिया। अब देखिए 24 बटे में 17, 24 को 17 से भाग करें और एक 24 को 21 से भाग करें, इन दोनों में से छोटा कौन होगा, छोटा होगा ये, करके देख लो। ये देखिए 1 17 एकम 17 बता कितना 7, यानी कि 17 दूनी 34 17 ते 51, यानी कि पॉइंट, और 17 चौक कितना बचेगा 17 ते 51 17 चौक 68 बचे 2, इसको भाग करोगे ना, देखिए 17 एकम 17 7 बचा, 7 का मतलब पॉइंट हटा के 70, 17 चौक 68 68 हुआ, फिर बचा 2 उसके साथ 0, तो 17 एकम 17 इतना आ गया 1.41। उसको सोल्व करोगे इतना आएगा। अब इसको सोल्व करो 21 1 आ गया। अब यहाँ पे कितने बचे होंगे 3, और 3 के आगे 0, यहाँ पॉइंट लगा दिया, और कितने बचे अब 3 के आगे 0 लगे 30, फिर 1 आ गया। फिर अब कितने बचे होंगे 9 और 21 दूनी 42 21 63 21 चौक 84, इतना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1.41 आएगा, इसको सोल्व करोगे तो 1.14 आएगा, मतलब वो ज्यादा है ये स्मॉल है। मतलब जब हम रेजिस्टेंस को 17 से 21 लेके, पहले रेजिस्टेंस कितना था 17 ओम, बाद में बढ़ा के कितना कर दिया 21 ओम, जैसे ही हम इसको 17 ओम से 21 ओम तक लेके जाते हैं तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाती है। इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी 1.14 है, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी 1.41 है, मतलब पहले वाली ज्यादा थी, और जो मीटर जिसकी 21 ओम रेजिस्टेंस करने के बाद आई वो स्मॉल हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा स्मॉलर वाला। यहां पे क्या पूछा गया था, अगर मैं रेजिस्टेंस को 17 ओम से बढ़ा के 21 ओम कर दूं तो जो नया मीटर बना, ये बनाने के बाद मॉडिफाइड मीटर बना, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी, तो हम बताएंगे स्मॉलर, क्योंकि पहले इतनी थी बाद में घट के इतनी होगी। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, पीछे जो कंप्लीट लेक्चर दिया, तो आप मेरे चैनल MS पथेरिया को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ चुके। लाइक किया करो, प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज में आपको केमिस्ट्री की मिल जाएंगी बड़े इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपको हेल्प करेगी स्टेट, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी कॉम्पिटिटिव, चाहे नीट, एम्स, आईआईटी हो। तो आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।